इतिहास पुनर्निर्माण के स्रोत, ये हमने पहली क्लास में पढ़ा। इतिहास पुनर्निर्माण के स्रोत। पहले समझ में इतिहास क्या है। इतिहास वर्तमान के प्रकाश में अतीत का अध्ययन है। ये इतिहास है, जो बीत गया वो इतिहास है। तो जो बीती घटना है उनका वर्तमान के प्रकाश में ये समकालिक अवधारणाओं के आधार पर अध्ययन करना ही इतिहास है। फिर हमने पहला चैप्टर था इतिहास पुनर्निर्माण के स्रोत। इतिहास लिखा गया किन स्रोतों के आधार पर? तो स्रोत दो टाइप के थे, साहित्यक और पुरातात्विक। साहित्यक में किताबें आती हैं और पुरातात्विक में अभिलेख है, मोहरे, सिक्के, भवन, स्मारक, ये सब चीजें आती हैं। फिर हमने जो पढ़ा कौन सा पहले? साहित्यक। साहित्यक में दो थे, देशी साहित्य और विदेशी, देशी या भारतीय। देशी साहित्य में तीन टाइप के हमने बनाए। एक तो धार्मिक साहित्य, धर्मनिरपेक्ष साहित्य, और तीसरा संगम साहित्य, जो संगम काल में लिखा गया दक्षिण भारत में वो। ये धार्मिक साहित्य में तीन पार्ट बनाए हमने, ब्राह्मण धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। ब्राह्मण धर्म में हमने 4 वेद, उनके उपवेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, अरण्यक, महाकाव्य, वेदांग, स्मृति, मनुस्मृति, नारद स्मृति, पुराण, ये सब चीजें देखी। फिर बौद्ध साहित्य में सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, बुद्ध चरित्र, दिव्यावदान, ये किताबें, ये कहाँ देखी हमने? बौद्ध साहित्य में। फिर हमने जैन धर्म, जैन धर्म परिशिष्ट पर्वन हेमचंद्र की, और भद्रबाहु चरित्र, कल्पसूत्र भद्रबाहु की, ये किताबें देखी हमने। अचारांग सूत्र, भगवती सूत्र। और फिर ये है धार्मिक साहित्य तीनों, ब्राह्मण धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म संबंधित। फिर इसके बाद हमने क्या देखा इसमें? जो धर्मनिरपेक्ष साहित्य है, जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र, पाणिनि के अष्टधाई, पतंजलि जो पुष्यमित्र के पुरोहित थे उनकी महाभाष्य, और अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, जो कालिदास की किताबें हैं वो, और सोमदेव की कथा सरित सागर, सुदर्ग का मर्चकटिकम, क्षेमेंद्र की व्रत कथा मंजरी, और भी किताबें सभी हैं, या सोमदेव सूर्य की नीति वाक्यामृत। ये थे धर्म निरपेक्ष साहित्य, ये किताबें लिखी हमने। फिर संगम साहित्य, संगम साहित्य में शिल्पादिक्रम, इलांगो आदिकल की, और मणि मेखले, शीतले सतनार की, जीवक चिंतामणि, त्रिपुदेवर की, तिरुकुरल, तिरुवल्लुर की, ये किताबें देखी हमने। नहीं, यहाँ तक अगर आपने कल क्लास ली हो या रिवाइज किया हो, जो लिखा हो नोट किया हो और पढ़ा हो, तो मेरे साथ चल पाए होंगे आप, वरना लग रहा होगा कि आदमी क्या बोले जा रहा है एक साथ। तो ये हमने पढ़ा। फिर इसके बाद हम आए थे पुरातात्विक पर। पुरातात्विक में अभिलेख है। अभिलेख में समझा शायद हमने ये जो हमने पढ़े ना अभी, ये क्या थे? साहित्यिक स्रोत, जो किताबें हैं। फिर हमने दूसरा पार्ट था पुरातात्विक, पुरातात्विक स्रोत। इसमें अभिलेख हैं, सिक्के हैं, मोहर हैं, चीजें। तो पहले अभिलेख समझे हमने। तो प्राचीन समझो अभिलेख लिखे गए, मतलब अभिलेख मतलब लिखा गया किस चीज पर, वो पत्थर पर मिले, या स्तंभ पर मिले, या तराम पत्र पर, या मूर्ति पर मिले, ये मिले जो अभिलेख। हमने कहा जो दुनिया का सबसे प्राचीन अभिलेख माना जाता है बोगज का अभिलेख, मध्य एशिया से मिला है बोगज का अभिलेख। बोगज का अभिलेख मध्य एशिया। और बोगज का अभिलेख में इस समय क्या पता लगा? इसमें 4 देवता जिक्र है, वरुण, मित्र, इंद्र, नासत्य। और यही 4 देवता हमारे ऋग्वेद में मिलते हैं। तो इसमें ऋग्वेद की तिथि जानकारी मिली। ऋग्वेद लगभग कितना पुराना है, इससे ये अभिलेख है, इसकी जानकारी उम्र निकाल सकते हैं हम। यूरेनियम डेटिंग विधि से, कार्बन डेटिंग विधि से इसकी एज निकाली गई, और इससे पता लग गया कि वो एक ही समय के हैं। जो ऋग्वेद है हमारा, ऋग्वेद का समय पता लग गया हमें कि लगभग 1500 BC का है। जो ऋग्वेदिक जानकारी हो 1500 BC पहले की है। इस समय पता लगा यही 4 देवता हमारे ऋग्वेद में भी है।
फिर अगर भारत में बात करें हम, तो भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख किसके हैं? अशोक के, लगभग 300 BC के अशोक। और अशोक के अभिलेख 4 भाषाओं में मिलते हैं आपको, 4 लिपियों में मिलते हैं, ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक और यूनानी। ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक, यूनानी। जितने भारत में अभिलेख मिले अशोक के वो सब ब्राह्मी लिपि में है। पाकिस्तान में मानसेरा और शहबाजगढ़ी, ये खरोष्टी में है। बाकी एक अभिलेख मिला सरेकुना कांधार से, वो है अरमाइक और यूनानी लिपि में। बाकी जो अभिलेख कहाँ कहाँ मिलते हैं अशोक के, पता है आपको, ये पढ़ेंगे अशोक में हम। भारत में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, नेपाल में, 4 देशों में है अभिलेख अशोक के। तो ये अभिलेख अशोक के। एक लेखक हैं D.R. भंडारकर, D.R. भंडारकर। इन्होंने अशोक का इतिहास केवल अभिलेखों के आधार पर लिखने का प्रयास किया है। अशोक के बारे में सब कुछ इन्होंने अभिलेखों के आधार पर लिखा, बिना किसी किताब की हेल्प लिए, केवल अभिलेखों के आधार पर ही लिखा D.R. भंडारकर ने। तो अशोक ये अभिलेख पढ़े हमने, और क्या पढ़ा हमने कुछ कल? बस ये पढ़े अभिलेख यहाँ तक। फिर अगला सिक्के। यहां तक को डाउट किसी को? पुरातात्विक स्रोत पढ़े थे हम, इस साथ साथ नोट करते रहना, इसमें लिखाने वाली सी बात है नहीं अलग से कुछ भी, बाकी नोट्स दे देंगे आपको। सिक्के, जो सिक्के सोने के, चांदी के, तांबे के धातु के, चांदी, सोने के, जो प्राचीन समय मिले हैं, और शीशे के, इस टाइप के मिले हैं। इन धातुओं से बने सिक्के मिले हैं। सिक्कों से न केवल धार्मिक जानकारी, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, इनकी जानकारी मिली। ये देखिए सिक्के पर धार्मिक चिन्ह है कोई, तो पता लग गया उनकी धार्मिक आस्था क्या थी, उनकी मान्यताएं क्या थी। राजाओं के बारे में पता लगा सिक्कों से। आर्थिक, राजा कितने मजबूत थे, सोने के, चांदी के, आर्थिक स्थिति कैसी थी उस समय ना। सिक्के बड़ी मात्रा में मिले हैं तो व्यापार अधिक मात्रा में होता होगा, सिक्कों से जानकारी मिलती है हमें। तो जो सबसे पहले सिक्के मिले हैं, सबसे पहले सिक्के माने जाते हैं भारत में, वे मानते 5वीं BC के, 5वीं शताब्दी पहले। उन्हें कहा गया आहत सिक्के, आहत या पंचमार्क। आहत या पंचमार्क, ये सिक्के आहत इसलिए कहलाए क्योंकि ठप्पा मारकर बनाए गए। ठप्पा मारकर बनाने के कारण भारतीय भाषा में इन्हें आहत कहा गया। ठप्पा मारकर बनाने के कारण इन्हें आहत कहा गया। बाकी आपको पता है कि शीशे सिक्के किसने बनाए? सातवाहन वंश से। और सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त काल में बने। बाकी सर्वाधिक सिक्के मिले मौर्योत्तर काल में, जो सर्वाधिक निर्माण हुआ मौर्योत्तर काल में हुआ। सोने के अधिक बने इसमें गुप्त काल में, और शीशे के सातवाहन में। सिक्कों पर सबसे पहले लेख लिखवाने की परंपरा, सिक्कों पर सबसे पहले लेख लिखवाने की परंपरा ये शुरू की यवन शासकों ने। ये सवाल पूछा था एक बार यवन शासकों ने। उस सिक्कों के अध्ययन को कहते हैं न्यू मेसमेटिक्स, न्यू मेसमेटिक्स। वो क्या क्या याद रखना इस बात को आपको भाई, अभी याद हो जाए आपके। सिक्कों के अध्ययन को न्यू मेसमेटिक्स कहते हैं। सिक्के पुरातात्विक स्रोत में आते हैं। और सिक्के तांबे, चांदी, सोने के, इसमें याद रखना कि सबसे पहले सिक्के जो 5वीं BC के मिले भारत में, उन्हें आहत कहा गया या पंचमार्क कहा गया, क्योंकि ठप्पा मार कर बनाए गए हो। और सर्वाधिक सिक्के मौर्योत्तर काल में बने, और सोने सिक्के गुप्त काल में बने, और शीशे सिक्के सातवाहन काल में। शीशे सातवाहन काल में, 7 से सीधे 7 सातवाहन। और सिक्कों पर सबसे पहले लेख लिखवाने की परंपरा शुरू की यवन शासकों ने।
ये सिक्के के बारे में। बाकी सिक्के फिर आएंगे जब हम पढ़ेंगे आगे इतिहास, तब ये सब चीजें आएंगी दोबारा में। एक साथ बता रहे हैं हम क्या क्या स्रोत है जानने के। भाई पहले कह रहे हैं हम जो पढ़ रहे हैं यहाँ पर पीढ़ी के हिसाब से पढ़ रहे हैं हम, क्योंकि आपके मेंस में है नहीं, पीसेस मेंस में अब आपके यहाँ पीढ़ी प्राचीन भारत नहीं है ना मध्यकालीन भारत है, केवल मॉडर्न हिस्ट्री है और वर्ल्ड हिस्ट्री है। प्राचीन काल की कला शक्ति है, कला है। इसके अलावा मूर्तियां देखते हैं, मूर्तियां मिलती हैं हमें, मूर्तियां अलग से पढ़ेंगे आर्कियोलॉजी में। बस कुषाण काल से मूर्तियां मिलती हैं, कुषाण काल में बननी स्टार्ट हुई मूर्ति, प्रारंभ हुई कुषाण काल में। जो आप पढ़ो गांधार शैली, मथुरा शैली, मथुरा जो मूर्ति निर्माण की शैली थी, गांधार शैली और मथुरा शैली। गांधार शैली पर विदेशी प्रभाव है और मथुरा शैली स्वदेशी है। वो सब विस्तार से पार्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे। तो मूर्तियां मिली कहीं, मंदिर मिले हैं, स्मारक मिले हैं, मंदिर स्मारक, ये सब ये पुरातात्विक स्रोत में आएंगे अक्सर। तो ये स्रोत का चैप्टर पूरा हुआ हमारा, इतिहास के पुनर्निर्माण के स्रोत जो हमने स्टार्ट किया था। भी मैंने आपको जो सिलेबस लिखा था शुरुआत में मैंने, तो पहले बताया मैंने हमने क्या पढ़ेंगे, इतिहास पुनर्निर्माण के स्रोत, और दूसरा क्या था हमारा, इतिहास का काल विभाजन, प्राग ऐतिहासिक काल, ये पढ़ेंगे। अगला चैप्टर आपका इतिहास काल विभाजन। अभी शुरू किया इतिहास हमने, पहले में पढ़ा इतिहास क्या है, इतिहास का निर्माण कैसे हुआ, वो स्रोत क्या है जिनके आधार पर इतिहास लिखा गया। अगला है हमारा इतिहास का विभाजन, इतिहास का विभाजन। ये दिखाई दे रहा सभी को ऊपर, ये बताना ऊपर आ रहा है, ये बोर्ड ये ऊपर हो रहा है, आ रहा है ठीक। इतिहास का विभाजन, यहां तक कोई डाउट किसी को? तो इतिहास को 3 भागों में बांटा गया, तो ध्यान समझना बात यहां पर। प्राग ऐतिहासिक काल, यह भी याद हो जाए आपके, प्राग ऐतिहासिक काल, और दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। ये बड़े मजे का विषय है इतिहास, अगर आप समझ के पढ़ते हो, इंटरेस्ट लेते हो। अब बच्चों को मजा नहीं आता क्लास में, वो क्या करे, अब मास्टर टिकटॉक वाला लड़का तो है नहीं कि भाई 2-4 ऐसी बातें करते तो हम पे होती नहीं बातें। यूट्यूब पे बच्चों को ऐसा मास्टर चाहिए कि भाई जो हंसी मजाक कर दे, 2-4 यहाँ वहाँ की बातें कर दे, 1-2 बार हाथ फेंक देता है भाई वो काम हमसे होता नहीं। जब टिकटॉक चला होता पहले हमने भी, तो हम भी 2-4 डांस वांस कर देते हैं यहाँ पर, बच्चे खुश थे। आजकल देखा है कि बच्चों को पढ़ाई वाले मास्टर कम पसंद है, जो बीच में बातें करते हैं यहाँ वहाँ की, 1-2 बार हंसा दे। जैसे एक लड़की ने कहा था इंक्वायरी में कि भाई जब उन्हें क्लास ली डेमो की कि सर ने पढ़ा तो अच्छा है, पर वो बात नहीं, वो बात क्या है पूछा उसने, रीना ने, तो वो लड़की कह रही कि मतलब वो नहीं कि सर आते थोड़ा सा मोटिवेट करते और थोड़ा बीच में एंजॉय करते, वो नहीं किया। तो वो लड़की यूट्यूब से प्रेरित थी। यूट्यूब वाली क्लास ऐसी होती है कि भाई मास्टर आता कुछ नहीं, दिखाता बहुत कुछ है, पता कुछ नहीं मास्टर को, बस दिखाता है, हाथ फेंकता है यहाँ वहां की, इधर उधर की बातें बनाता है, बहुत सारी बातें बनाने आना चाहिए, काम आए ना है, सवाल बनाना आए ना आए उस पर, बातें बनानी है तो यूट्यूब पे माहिर है। और एक हम गरीब आदमी है, हमारे यूट्यूब पे 200-300 व्यू नहीं आ पा रहे, और अभी एक खतरा सी वीडियो बना दे, कुछ अनसेंट बना दे कुछ भी, तो व्यूज ही व्यूज आ जाएंगे। तो ये है भाई, डिपेंड करता है उस पर कि आप कैसा कंटेंट बढ़िया हो, उससे कोई पसंद नहीं करा यूट्यूब पे, आपको पसंद करेगा आपकी वैसी बातें। अब लगा लो हमारे व्यूज कितने हो रहे हैं, 300 व्यूज आ रहे हैं मुश्किल से वो भी आप लोगों के उससे, और वरना व्यूज कहाँ रहे हमारे पास। और अभी वीडियो डाल दो, कोई लड़का टिकटॉक वाला लड़का हो, बस थोड़ा सा पढ़ा दे, ऐसे ही रट्टा मार के आ जाए कि ये इतिहासकार, बीच में 1-2 डांस करते कुछ अजीब अजीब बातें बोलते हैं, व्यूज ही व्यूज है उसके बाद में फिर। तो ध्यान रखना भाई, आपको इंटरेस्ट, अगर आपको क्लास में मजा लेना है तो इंटरेस्ट लेना होगा आपको। ऐसे मत सोचना कि मास्टर चुटकुले सुनाए बीच में, एंजॉय के लिए आपको पढ़ाई में ध्यान दे, एंजॉय आएगा आपको। तो कपिल शर्मा का शो होता है नहीं है कि भाई कॉमेडी शो है
तो अगर आपको ये है ये कपिल शर्मा शो चलता वैसे, तो प्राक ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, तीन भागों में बांटा गया है। प्राक ऐतिहासिक काल वह काल है जब लिपि व लेखन प्रणाली नहीं है, तब मनुष्य लिखना नहीं जानता, लिखना विकास नहीं हुआ, लिपि का विकास नहीं हुआ। लिपि होता है लिखने का तरीका। तो जब लिपि के साथ साथ नोट करना, आपको समझ करना, लिपि व लेखन प्रणाली का विकास नहीं हुआ, अर्थात साहित्यिक साक्ष्य नहीं हमारे पास कोई भी, केवल या नहीं हुआ, अतः साहित्यिक साक्ष्य नहीं है। साहित्यिक साक्ष्यों का अभाव, का अभाव, केवल पुरातात्विक साक्ष्य। तो वो काल जिस समय लिपि लेखन प्रणाली का विकास नहीं हुआ था, उस समय के साहित्य साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, केवल पुरातात्विक साक्ष्य है। जैसे पाषाण काल, इसे पाषाण काल भी कहते हैं, प्राक ऐतिहासिक काल को पाषाण काल। पाषाण काल क्यों कहा से? इस समय कोई धातु नहीं है और मनुष्य ने पत्थरों का प्रयोग किया। तो जो पाषाण काल है उसमें लिपि लेखन प्रणाली नहीं थी। इसके केवल हमारे पास क्या है? पुरातात्विक साक्ष्य, जैसे भीमबेटका गुफा है, ये सब इसके हैं एग्जाम्पल। भीमबेटका गुफा जो हमें मिले हैं प्रमाण, भीमबेटका गुफाएं। तो ये है प्राग ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल वो है जब लिपि व लेखन प्रणाली है, लेखन प्रणाली का विकास हो चुका, लेखन प्रणाली का विकास हो गया या हो चुका था, और लिखित साक्ष्य भी हमारे पास, पर उन्हें पढ़ नहीं पाए, किंतु पढ़ी नहीं गई। हो चुका किंतु पढ़ी नहीं गई। तो जैसे हड़प्पा काल, सिंधु सभ्यता या हड़प्पा काल, इस समय जो लिखित साक्ष्य मिले उसे अभी तक पढ़ नहीं पाए। लगातार प्रयास जारी है, लिखा और मिला है, लिपि है उनकी, लिखा भी उन्होंने, और ये नहीं पढ़ पाए लिखा क्या है अभी तक। इसके अलावा वैदिक काल को इसमें रखते हैं कुछ विवादों के साथ। वैदिक काल कुछ लोग मानते, कुछ नहीं मानते, पर वैदिक काल इसमें रखा जाता है। आर्यों ने अपना जीवन ऐसे जिया कि बाद वाले लोगों की समझ में आ सका। वैदिक काल जो आर्य काल है, आर्यों ने अपने जीवन को इस तरह जिया कि बाद जो प्रवर्ती काल है उनके लोगों को समझ में आ सका, वो समझ पाए उसे। फिर बाद में श्रवण परंपरा पर आधारित है वैदिक काल, जो वैदिक साहित्य लिखा गया वैदिक काल। इसके अलावा त्राम पाषाण काल, त्राम पाषाण काल ये पढ़ेंगे सब अलग से हम। तांबे और पत्थरा काल, जब खाद्य अर्थव्यवस्था विकास हुआ, ये भी इसमें रखा जाता है। त्राम पाषाण काल, वैदिक काल, हड़प्पा काल, ये आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल को धातु काल भी कहते हैं। धातु का आविष्कार इसी में हुआ है, धातु इसमें बनी हुई। इससे पहले पत्थर काल है, धातु का आविष्कार ही नहीं हुआ, धातु खोज ही नहीं हुई, आविष्कार में खोज नहीं हुई यहाँ पर। और यहाँ पर धातु खोज हुई, सबसे पहले धातु कौन सी है? तांबा, जो 5000 BC पहले लगभग सबसे पहले मानव ने कोई धातु खोजी तो तांबा थी वो। तो धातु काल भी कहा जाता है इसे, आद्य ऐतिहासिक काल को। तो वैसा काल जब लिपि लेखन प्रणाली नहीं है मौजूद, लेकिन उसे पढ़ नहीं पाए, ये हड़प्पा सभ्यता, ये वैदिक काल। और इसके अलावा त्राम पाषाण काल इसमें रखा जाता है। ऐतिहासिक काल मतलब है 600 BC वाला समय, 600 BC, या महाजनपद काल, बुद्ध काल, जिसके लिखित साक्ष्य भी हैं, हम पढ़ भी पाए हैं, पुरातात्विक दोनों हैं। इसके भी दोनों हैं, इसके केवल पुरातात्विक है।
इसके साहित्यिक भी है, पुरातात्विक भी है, दोनों साक्ष्य हैं। भाई हड़प्पा जो स्नानगार मिला आपको, वहां से मूर्ति मिली है, तांबे की मूर्ति मिली, ये सब क्या पुरातात्विक। जो लिखित साक्ष्य मिले वो लेकिन हम पढ़ नहीं पाए। और इसके महाजनपद काल, जैसे महाजनपद काल, बुद्ध काल, तो पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों साक्ष्य हैं, पर्याप्त साक्ष्य हैं, पुरातात्विक भी और साहित्यिक भी। तभी बता पाए हम महात्मा बुद्ध की जीवन जन्म कब हुआ। तो वह काल जिसके पुरातात्विक साहित्य साक्ष्य पर्याप्त मात्रा में है, वह ऐतिहासिक काल है। और जिसके केवल पुरातात्विक है वो प्राग ऐतिहासिक काल है। और जिसमें साहित्यिक पुरातात्विक दोनों हैं, पर साहित्यिक हम पढ़ नहीं पाए, तो ये क्या है, आद्य ऐतिहासिक काल। तो यहां तो कोई डाउट। तो ये बना ही ले साथ साथ आपने। तो तीन काल है, प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल। अब हम पढ़ेंगे प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल, उसका एग्जाम्पल क्या है, पाषाण काल भी कहते हैं। पाषाण काल, पाषाण काल या पत्थर काल। तो पाषाण काल को तीन भागों में बांटा गया। पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, ध्यान समझना, अभी याद हो जाए आपके। तथ्य आएंगे बहुत सारे। मध्य पाषाण काल, जो बच्चे रिवाइज कर रहे हैं, जिन्हें पहले पढ़ चुके हैं, वो ध्यान से पढ़े, याद कर ले अभी का भी, बोर्ड पर याद हो जाए आपके। मध्य पाषाण काल, वो जिन्हों पहली बार पढ़ रहे हैं वो भी याद कर ले, मध्य पाषाण काल। और ये नवपाषाण काल। तो पाषाण में लगा दे बस, पाषाण में पूरा, मध्य नव, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। जो टाइम माना जाता है लगभग इसका, आरंभ से, पूरा पाषाण का आरंभ से, जब से मानव का प्रारंभ मानते हैं, मानव युग का, तो आरंभ से लेकर 10,000 BC तक, ईसा से 10,000 साल पहले तक लगभग, शुरुआत से लेकर 10,000 साल पहले ईसा से ये स्टार्ट हुई। आज कैसा है, 2000 शताब्दी, 21 शताब्दी चल रही है। तो जैसे एक से स्टार्ट हुई शताब्दी ना, एक से यहां तक पहुंचे 21वीं शताब्दी, यहाँ पर है। तो इससे भी 10,000 साल पहले तक, BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, जो ईसा का जन्मों से माना, वहां से स्टार्ट हुआ शताब्दी, तो उससे पहले वाला, उससे 1,000 साल, 10,000 साल पहले तक का समय, 10,000 साल पहले माने यहाँ तक, यहाँ पर 10,000, तो यहाँ तक, यहाँ से लेकर, माना उधर से स्टार्ट हुआ मानव जीवन, तो वहां से लेकर 10,000 साल पहले तक का समय है पाषाण काल। इस समय तक मनुष्य के पास वो धातु नहीं है, केवल पत्थर है उसके पास, कोई धातु उसका खोज नहीं उस समय। यह है पूरा पाषाण काल। मध्य पाषाण काल 10,000, कहीं ये 10.5 मिल सकता है, 11 मिल सकता है, तो इसके लिए परेशान नहीं होना। 10,000 साल पहले से लेकर 6,000 साल पहले, ये 5500 लिखा हो कहीं किताबों में। तो लगभग में ऐसा नहीं पूछा आपसे वो कि ऑप्शन दे आपको, बताओ 5800 या 6,000, ऐसे में देगा। तो 10,000 से लगभग 6,000 साल पहले, 6 लिखा ना मैंने, हाँ। और ये 6,000 BC से लेकर 3,000 BC, ये नौ पाषाण काल। अब देखो उसमें आप पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नौ पाषाण। पूरा पाषाण को तीन भागों में बांट सकते हो आप। निम्न पूरा, निम्न पूरा पाषाण काल, याद कर ले आज से। और ये निम्न पूरा, मध्य पूरा, पूरा पाषाण, ये छोटा लिख रहा हूं मैं, काल, निम्न पूरा, मध्य पूरा और उच्च पूरा पाषाण काल।
उच्च पुरा, पाषाण काल। ध्यान पाषाण सुनना भी आपको, ये छोटा लिख रहा हूं मैं। निम्न पुरा, मध्य पुरा, उच्च पुरा, ये सबसे पहले वाला पुरा में। उसका टाइम लिखे हम, कंफ्यूज होगा आपको। सबसे पहले वाला, ये बीच वाला और ये लास्ट वाला, सब उच्च पुरा, सबसे बाद वाला, पुरा का सबसे बाद वाला। इसी में ही आधुनिक मानव का विकास हुआ। आधुनिक मानव होमोसेपियंस, होमोसेपियंस उच्च पुरापाषाण। ये पूछा था उच्च पुरापाषाण काल में होमोसेपियंस किस काल में दिखाई देता है। ऑप्शन अगर ये हो तो पुरा, मध्य, नवपुरा में था होमोसेपियंस। फिर पुरा कौन सा पार्ट था? उच्च पुरा। पुरा का जो लास्ट वाला हिस्सा है, होमोसेपियंस, होमोसेपियंस आधुनिक मानव, उधर हो जाए फिर आधुनिक मानव का विकास, आधुनिक मानव का विकास। और इसी में चित्रकला का विकास हुआ। जब से चित्र बनाने शुरू किए, चित्रकला का विकास हुआ। चित्र ऐसे जैसे आप बनाते हो, या चित्रंका बनाती है, चित्र वैसे वाले कैसे, लकीर ऐसे खींच दिया, डंडे टाइप वाले, जैसे ये है, और इस टाइप वाले होते हैं चित्र। ये हाथ इसके और ये पैर इसके। और रंग भी वैसे ही बनाए चित्र उन्होंने शुरू में, जो भीम बेटका से मिले। तो चित्रकला विकास हुआ। और पूरे काल में इसमें पत्थर से निर्मित उपकरणों का प्रयोग किया गया। पत्थर से बने हुए उपकरण, और उन्हें कहा गया करोड़ उपकरण। पत्थर से बने उपकरण है उसके पास। और मानव क्या करता है इसमें? खाद्य उत्पादक है पाषाण काल में? नहीं, खाद्य संग्राहक है बस। वो कृषि नहीं करता, उत्पादन कुछ नहीं करता हूँ, बस वो पशुओं को मारता है, खाता है, इकट्ठा करता है। वो खाद्य संग्राहक है मानव। यहाँ पर मानव खाद्य संग्राहक, खाना इकट्ठा करता है वो। वो कहाँ रहता है? गुफाओं में रहता है वो। पहले वो जंगलों में रहा, ऊंचे पेड़ों पर। उसे डर भी लगता था, किससे? जंगली जानवरों से। कोई जंगली जानवर खाना, जैसे शेर है, हाथी है, तो पेड़ों पर रहता था, चढ़कर वहीं सो जाता था। कई बार गिर भी गया नीचे, सोते नींद आ गई उसे, तो फिर पेड़ों पर उसने कुछ बना होगा। फिर वो गुफाओं में रहने लगा, बारिश भी आती है, गुफाओं में रहा। तो मानो को डर लगता, जब बिजली चमकती थी, बिजली पानी आता था, तो ये पूजा पाठ शुरू हुए। इन्हें मतलब प्राकृतिक पूजा की शुरू में उसने। इन्हें मानता होगा, डर में के भय में। मानव खाद्य संग्राहक है यहाँ पर इस समय। और उपकरण मिलते हैं, जैसे हैंडेक्स मिलता है उपकरण, हैंडेक्स। ये कुल्हाड़ी थी, हैंडेक्स। अब कुल्हाड़ी मतलब ये लोहे की कुल्हाड़ी थी, पत्थर की बनी होती हुई, लकड़ी पत्थर फंसा कुछ बनाते होंगे, हैंडेक्स। और चॉपर, चॉपिंग, चॉपर चॉपिंग, हैंडेक्स, चॉपर चॉपिंग इस समय के उपकरण मिलते हैं। हैंडेक्स कुल्हाड़ी कहते हो आप, और चॉपर चॉपिंग गंडास, खंडक, ये कुल्हाड़ी। हस्त कुठार बोलते हैं, हाथे का कुठार, हस्त कुठार, हस्त कुठार लकड़ी की कुल्हाड़ी थी। और ये गंडास और खंडक, चौपर चौपिंग या गंडास खंडक किसके ऊपर है? पूरा पाषाण काल के। इस पूरे में खेलते हैं। दोबारा बता रहा हूं मैं आपको, तीन भागों में बांटा हमने पाषाण काल को। पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण। आरंभ से लेकर 10,000 साल पहले तक यह है पूरा पाषाण काल। इसके तीन पार्ट, निम्न पुरा, मध्य पुरा, उच्च पुरा। इसमें कोई प्रमाण नहीं मिले, कुछ नहीं पता है। आधुनिक मानव स्टार्ट हुआ उच्च पुरा पाषाण काल से। उच्च पुरा आधुनिक मानव, चित्रकला विकास हुआ इसमें पूरा पाषाण उच्च में, या उच्च पुरा के उच्च में, लास्ट वाले हिस्से में कह लो, अंतिम वाले हिस्से में। और इसमें पूरे पाषाण काल में कोई धातु नहीं, करोड़ उपकरण है। और मानव कैसे? खाद्य संग्राहक है। कोई कृषि नहीं, कोई पशुपालन नहीं, भोजन इकट्ठा करता, गुफाओं में रहता है वो। और ये हैंडेक्स है। और इसके प्रमाण मिले आपको नर्मदा घाटी से मिले हैं। और कहाँ से मिले आपको? भीमबेटका मिले हैं। भाई दुनिया में सबसे पहला मानव प्रमाण कहाँ से मिला है? अफ्रीका से, अफ्रीका महाद्वीप से। भारत में पूछे अगर, तो नर्मदा नदी घाटी, शायद पहले बताओ मैंने आपको ज्योग्राफी में भी। भारत में मानव के सबसे पहले प्रमाण कहाँ से मिले? नर्मदा नदी, जो मध्य प्रदेश में, उसमें नर्मदा नदी घाटी में। नर्मदा देखिए आपने, सेंटर से ऐसे बहती है इधर, मध्य प्रदेश यहाँ से होते इधर अरब सागर में। तो नर्मदा नदी के आसपास भारत में पूछे अगर आपसे, तो दुनिया में सबसे पहले कहा? अफ्रीका महाद्वीप में। तो ये है पूरा पाषाण काल। इसके बारे में इतने भी बहुत ही जानकारी आपको। यहाँ तो कोई डाउट किसी को? कुछ मिटा दे रहा हूँ मैं इसमें से।
इधर वाला हिस्सा ये लिख लिया और सभी ने, और लिखना तो लिख लो कुछ। कहाँ पे मिले थे तो सबसे पहले, कौन मिले थे अभी? अच्छा, नर्मदा नदी घाटी में ना, भारत में नर्मदा नदी घाटी। और विश्व में कैस्टो अफ्रीका मानव के प्रमाण है अफ्रीका में। जो मानव सबसे पहले बताते हैं उसका, फिर देखो मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल का समय है 1000 से 6000 बीसी। इस काल में मानव पत्थर के छोटे 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 उपकरण बनाने लगा। छोटे छोटे उपकरण बनाने लगा, इन्हें कहते हैं माइक्रोलिथ। तो पूछा माइक्रोलिथ का आविष्कार किस में हुआ, तो मध्य पाषाण काल में। वो इन्हीं कारण इस काल को लघु पाषाण काल भी कहा गया। लघु पाषाण लघु उपकरण काल है, फिर मध्य पाषाण लघु पाषाण काल भी कहते हैं। ये लिख देता हूं मैं, लघु पाषाण काल। क्यों लघु उपकरण, लघु पाषाण उपकरण है यहाँ पर पत्थर के छोटे उपकरण। यहाँ पर पत्थर बड़े बड़े थामता हो, यहाँ पर पत्थर के छोटे छोटे उपकरण बनने लगे, तो लघु पाषाण काल विकास। सल्क उपकरण का निर्माण होने लगा, सल्क, बड़े धारदार सल्क उपकरण बनने लगे। और इस समय मानव ने प्रक्षेपास्त्र तकनीक का विकास कर लिया था। प्रक्षेपास्त्र तकनीक का विकास। प्रक्षेपास्त्र क्या है? प्रक्षेप प्लस अस्त्र। प्रक्षेप मतलब कोई एंगल दिया आपने, अस्त्र मतलब जो फेंक कर चला जाए। तो प्रक्षेप इस समय धनुष, तीर कमान होते, जो तीर कमान और गुलेल वगैरह इन चीजों का, धनुष बाण, गुलेल, इनका आविष्कार हुआ। जब प्रक्षेपास्त्र तकनीक आई तो मानो पक्षियों का शिकार करने लगा। पक्षी मारने के लिए उसे ऊपर कैसे मारे वो, अब तो मारना आसान है, उस समय तीर बना ले तो पक्षियों का शिकार करने लगा। इस समय मध्य पाषाण काल में पक्षियों का शिकार पहली बार मध्य पाषाण काल में हुआ, क्योंकि प्रक्षेप तकनीक उसके पास आ गई, धनुष बाण वगैरह। पक्षियों का मछली पकड़ने लगा, मछली पकड़ने लगा मानो इसमें, मछली पकड़ने लगा। मिटा दो ऊपर से कुछ, इसके नीचे दिखाई देगा आपको। ये ऊपर मिटा दे रहा हूं मैं, ये उधर लिख दे रहा हूं मैं, इसमें ये इसी में लिख रहा हूं मैं। फिर वो इसी समय मध्य पाषाण में ही पशुपालन शुरू किया मानव ने। यहाँ पर पशुपालन नहीं है, मानव पशु को मारता है खाता है, पर कभी ऐसा हो पशु मार नहीं पाओ, भूखा रहा होगा, तो उसने सोचा पशु क्यों ना पहले ही बांध लू मैं। पशु अपने पास बांध ली उसने, और फिर कभी मन के मार के खा ले उसे। तो पशुपालन, और सबसे पहले कौन सा पशु पाला मानव ने? कुत्ता। पशुपालन आरंभ, मानव पशुपालन करने लगा मध्य पाषाण काल में। और सबसे पहले जो पशु पालतू बनाया गया वो था कुत्ता। सबसे विश्वसनीय पशु था, भरोसेमंद या पालतू पशु सबसे पहले कुत्ते को बनाया गया, पशुपालन करने लगा। इसका सबसे पहले साक्ष्य मिला है राजस्थान के बागौर से, राजस्थान के बागौर और एमपी के आदमगढ़ से। राजस्थान के बागौर से, ये जगह पड़ती है राजस्थान के बागौर में, वहां से पशुपालन का सबसे पहला साक्ष्य मिला है।
और एमपी का आदमगढ़ सबसे पहले साक्ष्य मिले पशुपालन के। मानवीय युद्ध की शुरुआत हुई, युद्ध व आक्रमण की शुरुआत मध्य पाषाण काल में। अब वो पशुओं के लिए लड़ाई की उसने, एक दूसरे पशु चुराए होंगे उसने फिर, तो मानवीय युद्ध व आक्रमण की शुरुआत। और मानवीय युद्ध आक्रमण का सबसे पहले साक्ष्य कहां से मिला है? यूपी, यूपी के प्रतापगढ़ जिला पड़ता है सराय नहर से, सराय नहर से, यूपी के सराय नहर से मानवीय युद्ध व आक्रमण का मिलता है। और सबसे पहले जो मानव अस्थि पंजर मिला है, ये मानव अस्थि पंजर सबसे पहले वहीं से मिला, यूपी से ही। जो मानव का अस्थि पंजर मिला है पूरा यूपी में ही, इलाहाबाद के पास प्रतापगढ़ में ही, जो प्रतापगढ़ जिला है उसके पास में मिला है मानव अस्थि पंजर। मानव अस्थि पंजर का भी सराय नहर से ही, सराय नहर, और सराय नहर जगह यूपी में, और मदहा, मद मदवहा, मदवहा, ये नाम है मदहा। महदहा, ये सराय नहर और महदहा, महदहा, महदहा से। तो मानव अस्थि पंजर मिला जहां पूरा, सबसे पहले मिला यूपी के कहां से? सरायनहार और महादहा से। और मानवीय युद्ध आक्रमण की शुरुआत यूपी के सरायनहार से हुई। राजस्थान के बागोर से पशुपालन का साक्ष्य मिला और मछली पकड़ने लगा। ये सब मध्य पाषाण काल में हुआ। हाँ ये सब, ये भी नव पाषाण लिखा है इधर, अभी बाद में लिखेंगे तुम, ये मध्य में। हाँ इसी का लिखा हमने, मिटा दो सही को। मैंने नोट नहीं किया तो नोट कर लो, जिन नोट नहीं किया हो। कौन कौन है क्लास में एक बार देख लो। मैं निम्मी, अखिल, अनिल, करिश्मा, निहारिका, सीमा, प्रशांत, तन्नू, शरद, दीक्षा, विजय सिंह, किरण डोभाल, अवंतिका, गौरव, एलब्रुस, नितिन, चित्रंका, पिंकी भंडारी। नितिन भाई आप लाइव क्लास में आ रहे हैं। शेखर, अरियास, दीप्ति, अक्षय। भाई क्लास हम यूट्यूब पर डाल देंगे डाउनलोड करके, तो वहां दोबारा भी देख सकते हो, या शेयर कर देना आप सभी को। यूट्यूब पर डाल देंगे हम, तो वहां शेयर कर देना आप सभी को, है ना। तो ध्यान रखना मध्य पाषाण में क्या क्या है। मध्य पाषाण काल 1000 से 10,000 बीसी से, ये बीसी है, 6000 बीसी तक का समय। 10,000 साल पहले से लेकर 6000 साल पहले तक, लगभग 4-5 हजार साल टाइम के बीच है। इसमें मानव पत्थर के छोटे छोटे उपकरण बनाने लगा, जिन्हें माइक्रोलिथ कहा गया। और इसी आधार पर इसका नाम है लघु पाषाण काल भी कहते हैं। लघु उपकरण मिले पाषाण के, सल्क उपकरण बनने लगे, पक्षी के पास तकनीक का विकास हुआ, पक्षियों का शिकार करने लगा, मछलियों का शिकार करने लगा मध्य पाषाण काल में। और पशुपालन करने लगा। पशुपालन का सबसे पहला साक्ष्य भारत में राजस्थान के बागोर से, और आदमगढ़, आदमगढ़ एमपी, एमपी के आदमगढ़ से मिला है, मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से। मानवीय युद्ध व आक्रमण की शुरुआत हुई यूपी के सराय नहर, और मानव अस्थि पंजर के साक्ष्य यहीं से मिले हैं, सराय नहर से ही और महदहा से, ये जो साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा जहां पड़ती है चौपाल मंडी, यूपी में पड़ती हो, यहीं पर भी है, इसके आसपास ही प्रतापगढ़ जिले के चौपाल मंडी से सबसे पुराने, चौपाल मंडी,
चौपाल मांडी से सबसे पुराने मर्द भांड और झोपड़ी का मिले हैं। मर्द भांड व झोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं। भाई झोपड़े मिली बहुत पुरानी वहां पर, और सबसे मर्द भांड के दुनिया में सबसे पहले पुराने मर्द भांड बताते हैं कि यहीं से मिले, चौपाल मांडी से। यूपी में पड़ती जगह है सरायनगर में। ये पूछा चौपाल मांडी यूपी पीसीस में। मिटा दे रहे हम। अभी छुट्टी लगी लंबी आपकी ना। ठीक है। अभी नवपाषाण काल। नवपाषाण काल 6000 बीसी से 3000 बीसी लगभग, ये समय नवपाषाण काल। इस समय मानव कृषि करने लगा, कृषि का विकास हुआ। जो कृषि का विकास नहीं हुआ अब तक। अभी तक मानव क्या करता है, पहले भोजन इकट्ठा करता है, फिर पशुपालन करने लगा मध्यपाषाण काल में, कृषि की नवपाषाण काल में। तो मानव खाद्य संग्रह से खाद्य उत्पादक कब बना, ये सवाल पूछा यूपीएससी ने। कब बना? नवपाषाण काल में। खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक, और वो उत्पादन करने लगा, कृषि विकास हुआ नवपाषाण काल में। यहाँ खाद्य संग्रह के मानो, यहाँ खाद्य संग्रह के भोजन इकट्ठा करता है उसमें। यहाँ खाद्य उत्पादक है, कृषि विकास हुआ। और जब कृषि विकास हुआ तो स्थायी ग्राम का विकास हुआ, गांव बनने लगे। गांव पहली बार यहाँ पर दिखाई दी नवपाषाण काल में। शहर तो बहुत बाद की बात है। स्थायी ग्राम का विकास। तो पहले गांव ही थे, तो गांव को हमें श्रम की बात है आप लोगों को। पहले गांव थे, शहर तो बाद में, हर कोई गांव का है। स्थायी ग्राम का विकास। कृषि करनी है आप तो आपको रुक के रहना पड़ेगा एक जगह। कृषि के लिए आप ये नहीं कि यहाँ से वहां। पशुपालन हो सकता है, पशुपालन आप अपने यहाँ से वहां ले गए, पर कृषि में 7-6 महीना लगता है। तो इसलिए आप देखो जितने गांव मिलेंगे आपको, जैसे गांव में लोग यहाँ पर रहते हैं, और इनके खेत सबके आसपास यहाँ पर है। ये गांव है, यहाँ लोग रहते हैं आसपास, सब खेत आसपास है। सब जहाँ उनके खेत थे वहीं रहने लगे घर बनाकर। तो उस खेत में जाना है उन्हें, कभी पानी देना, कुछ करना है तो वहीं पर रहेगा। तो उस खेतों के बीच में रहने लगे। तो ये गांव ऐसे बने हैं सब खेतों के आसपास ही। तो जब अगर आपको खेती करनी तो ही रहना होगा, ये नहीं आप वहां पर चले गए। तो स्थायी ग्राम का विकास हुआ इस समय। मतलब स्थायी हुआ तो मृद भांड का विकास। मिट्टी के बर्तन बनने लगे, मृद भांड, मिट्टी के भांड बर्तन कहाँ मिले? ये इसके सबसे पुराने साक्ष्य मिलते हैं इधर चौपाल मांडी यूपी में। चौपाल मांडी यूपी में पड़ती जगह सबसे पुराने मृद भांड और झोपड़े साक्ष्य मिले हैं। मृद भांड कहीं से मिले साक्ष्य? तो स्थायी ग्राम, कृषि विकास, मृद भांड का विकास। और कृषि का सबसे पुराना जो साक्ष्य मिला है, सबसे पहला, ये मिला बलूचिस्तान के मेहरगढ़ से। पाकिस्तान पड़ती जगह बलूचिस्तान। ये कहां पर लिखूं मैं? यहाँ लिख दे रहा हूं मैं इसमें, पाकिस्तान के बलूचिस्तान, बलूचिस्तान के मेहरगढ़। पाकिस्तान के बलूचिस्तान के मेहरगढ़ से सबसे पुराना कृषि साक्ष्य मिला है। सबसे पहला कृषि का साक्ष्य। यहाँ पर गेहूं, जौ, कपास की खेती साक्ष्य मिले हैं। इसलिए मेहरगढ़ को रोटी की टोकरी भी कहा जाता है। मेहरगढ़ को रोटी की टोकरी। भी पूछा कई बार भी कि दुनिया में सबसे पहला कृषि साक्ष्य कहां से मिला है? मेहरगढ़, पाकिस्तान में बलूचिस्तान में। गेहूं, जौ, कपास की खेती और रोटी की टोकरी कहा गया है, टोकरी से मेहरगढ़ को। मृद भांड का विकास यहीं से हुआ, बलूचिस्तान से। इसके अलावा 2 स्थान है कश्मीर के, बुर्ज होम, ये नवपाषाण संस्कृति के साक्ष्य देते हैं अभी। बुर्ज होम और गुफर काल। बुर्ज होम, बुर्ज होम, ये कश्मीर में दोनों गुफर काल, गुफर काल। यहां से बुर्ज होम से मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। कब्र मिली है, उसमें मानव है, कोई आदमी और एक कुत्ता साथ में उसके। तो मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले यहाँ से। और गर्त आवास मिले हैं। गर्त आवास, जमीन में गड्ढा बनाकर रहना। तो मानव ऐसे भी रहा हो कहीं। तो गर्त मतलब गहराई में आवास, जिसे आज ही बनाते हैं ग्राउंड में। तो गर्त आवास के साक्ष्य मिले हैं। ये दोनों जगह कहां पर है? कश्मीर घाटी।
फिर कुछ स्थान देखे, गुफर काल है, मेहरगढ़ है, कहाँ पर है, बलूचिस्तान में। और हाँ मतलब मेहरगढ़ है, हाँ ये वाला मेहरगढ़, जहां से सबसे पहले कृषि साक्ष्य मिले, ये बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। इसके अलावा इलाहाबाद में कोल्डी हवा, यूपी के इलाहाबाद में, इसमें लिखना पड़ेगा, यूपी का इलाहाबाद, वहां पर कोल्डी हवा जगह है जहाँ चावल के सबसे पहले साक्ष्य मिले। तो क्या क्या याद रखना आपको, नोट खोलो, बता रहा हूँ फिर आपको। ये स्थान याद रखना है आपको, कौन कौन से, जैसे ये नौपाषाण कालीन संस्कृति के उदाहरण है, कौन कौन, बुर्जहोम, गुफर काल, बुर्जहोम से, और गुफर काल, बुर्जहोम से मिला है मानव साथ कुत्ते दफनाए साक्ष्य, गर्त आवास मिले यहाँ से, कश्मीर में है। और इसके अलावा मेहरगढ़ बलूचिस्तान में, और यहाँ से क्या मिला आपको, कृषि साक्ष्य, और कोल्डी हवा यूपी में चावल के साक्ष्य, और ये चौपाल मांडी यूपी में ही, यहाँ सबसे पुराने मर्द भांड मिले, झोपड़े के साक्ष्य मिले, चौपाल मांडी यूपी में पड़ता है। और स्थल कौन आता है यहाँ पर, ये आया था इधर भीमबेटका मध्य प्रदेश में है, जहां से प्राचीन इसके पाषाण काल साक्ष्य मिलते, तो इसके मिलते हैं। जब चित्र बनाए, चित्र यहाँ बनाए देखते हैं, और अच्छे चित्र बनने शुरू यहाँ पर, कुछ रंग वंग किया उसमें, चित्र भी वैसे रंग, मतलब रंग ऐसे नहीं लाल पीले, जिसे कुछ गेरवा से रंग निकाला, वो रंग कर दिए, वैसे रंगों से चित्र और अच्छे बने यहाँ पर मध्य पाषाण काल में। तो सवाल कैसे बन सकते हैं यहाँ से, जैसे पूछता हूँ आपसे, बिठा दो एक बार से। ये हमारा उद्देश्य अभी केवल पीढ़ी है, जो माह जुलाई माह में है, पीढ़ी परीक्षा आपकी, या यूपी पीसीएस पीढ़ी है जो जुलाई में, अभी वही हमारा वो है। यूपी पीसीएस बड़े आराम से निकालो आप, यूपी भी जुलाई में ही पीछे से लगा, जिन बच्चों ने भराओ फॉर्म। भाई मृद भांड वही है, मृद भांड बनने हुए 9% काल में, सबसे पुराने साक्ष्य मिले मृद भांड के चौपाल मांडे से मिले। मृद भांड का निर्माण पूछा आपसे 9% काल में हुआ है। तो यूपी पीसीएस पेपर भी जुलाई माह में है। हाँ पीछे हट गए हो। और ये देखिए आपको वाला जुलाई में पीसीएस, बिल्कुल जुलाई में होगा पेपर आपका। तो वही फोकस हमारा पीरियड जा, पहले पीरियड निकालना आप लोगों को। तो सवाल पूछ सकता है इसमें कि मानव ने चित्रकला का विकास कब हुआ, मानव चित्रकला कब, पुरापाषाण में, और उसमें उच्च पुरापाषाण काल में। हाँ। मानवीय युद्ध और आक्रमण के सबसे पहले साक्ष्य कहां से मिले, यूपी में सराय नहार से। सवाल पूछ सकता है आपसे कि मानव के साथ कुत्ते दफनाए साक्ष्य कहां से मिला है, बुर्जहोम, बुर्जहोम में। और पूछा आपसे पशुपालन के सबसे पहले साक्ष्य, हाँ पशुपालन के बागोर, राजस्थान से। कोल्डी हवा में वो है, क्या है, चावल के साक्ष्य, सबसे पहले साक्ष्य मिले इलाहाबाद कोल्डी हवा से, चावल के साक्ष्य, पूरा पाषाण में, ठीक है। मृदभांड है आपके नौपाषाण काल में। कृषि का विकास किस काल में हुआ, नौपाषाण काल में। मानव स्थायी निवास बनाकर रहने लगे पहली बार नौपाषाण में। मानव पशुपाल स्थायी पहली बार रहा रुक कर नौपाषाण में, जब कृषि करी, जब रहा रुक कर हो एक जगह, ठीक है, एकदम सही जवाब दे रहे हैं आप। मानव ने पहली बार छोटे छोटे पत्थर के उपकरण बनाने शुरू किए मध्य पाषाण काल में, माइक्रोलिथ, मध्य पाषाण काल में।
हड्डियों के उपकरण। और ध्यान रखना सर, जो नवपाषाण काल है इसमें हड्डियों के उपकरण बनने लगे। नवपाषाण में हड्डियों से निर्मित उपकरण, जो मानव की हड्डी उनसे उपकरण बनाने लगा, हड्डियों से निर्मित उपकरण, ये भी नवपाषाण में हुआ उपकरण। घर्षित पत्थरों के उपकरण, पत्थरों को घिसकर बनाने लगा वो, घर्षित पत्थरों के उपकरण इस नवपाषाण काल में। घर्षित पत्थरों घिसकर हड्डी उपकरण बनाने लगा। और मानव द्वारा प्रयोग की पहली धातु तांबा, ये पता है आपको। मध्य मध्य, ठीक है। एक विद्वान हुए इतिहासकार गार्डन चाइल्ड्स, इन्हीं विशेषताओं के आधार पर, विशेषताएं पढ़ी आपने, स्थायी ग्राम का विकास, कृषि का विकास, मृदभांड का विकास, हड्डियों से निर्मित उपकरण, इन्हीं विशेषताओं के कारण गार्डन चाइल्ड्स ने इसे क्रांति का काल कहा है। क्रांति का काल। इस काल को, नवपाषाण काल को। ये बताओ, धातु काल किस काल को कहा जाता है? प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक या ऐतिहासिक काल? आद्य ऐतिहासिक काल। पहली बार धातु, बताओ राहुल, पहली बार मनुष्य ने किस धातु प्रयोग किया? तांबा। पहली बार मानव ने किस पशु को पालतू बनाया? कुत्ते को। इस सवाल आपको हर याद हो, आसान से आसान भी। अच्छा बताओ इन्होंने, आद्य, हाँ बहुत सही कहा। बेसिक से लेकर एडवांस तक पता हो आपको। ये तो हड़प्पा काल किस में आता है? प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक या नवपाषाण? उसमें ऐतिहासिक में हड़प्पा, आद्य ऐतिहासिक, क्योंकि लिपि लेखन प्रणाली है पर पढ़ी नहीं गई। वैदिक काल कहा था? वैदिक काल उसमें आता है, कंफ्यूजन में थोड़ा कुछ अपवाद है उसके साथ, तो ये वैदिक में रखते हैं, आद्य ऐतिहासिक में। और पाषाण काल प्रागैतिहासिक काल। और बुद्ध काल, महाजनपद काल ऐतिहासिक है। लेकिन ठीक है, आद्य ऐतिहासिक। अवंती का कुत्ता, ठीक है, बिहार का कुत्ता, ठीक, आद्य। इससे बता आपने, इसलिए हमने क्या पढ़ा उसमें? हमने कहा था पहले आएंगे प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, ऐतिहासिक बाद में पढ़ेंगे। दो पढ़ने यहाँ पर हमें, प्रागैतिहासिक और ऐतिहासिक। जो महाजनपद काल बाद में पढ़ेंगे हम। पहले हमने क्या पढ़ा? इतिहास के पुनर्निर्माण के स्रोत पढ़े हमने, ये मैं सिलेबस लिखा शुरू में आपको। दूसरा हमने क्या पढ़ा? काल विभाजन, ये प्रागैतिहासिक और ये ऐतिहासिक सभी है। और फिर इसमें हमने पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक, मैंने कहा था प्रागैतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक और आद्य ऐतिहासिक। आद्य ऐतिहासिक। और इसके बाद पढ़ेंगे इसमें हम, इसके बाद क्या प्राग और इतिहास के बाद क्या पढ़ेंगे इसमें हम? तराम पाषाण काल। तराम पाषाण काल, तो हेडिंग होनी चाहिए तराम पाषाण काल आपकी। तराम पाषाण काल पहुंचे हम। तराम पाषाण काल, तराम पाषाण काल। ठीक, तराम पाषाण काल, इस समय जब धातु का आविष्कार हो चुका हो, वो पहले धातु क्या है? तांबा। इस समय मानव ने तांबा और पत्थर के उपकरण प्रयोग किए, तांबा व पत्थर के, इसलिए नाम पड़ गया तराम पाषाण काल इसका। एक कृषक ग्रामीण संस्कृति थी, है कृषक ही, कोई ग्रामीण सभ्यता है अभी, कृषक ग्रामीण संस्कृति, ग्रामीण संस्कृति। और तराम पाषाण काल में आपको तीन याद रखनी है, तीन संस्कृति।
त्राम पाषाण काल, त्राम पाषाण संस्कृति का वो जो हुआ, एमपी देखो आप, मध्य राजस्थान, आपका राजस्थान जहां पर है, एमपी ये जहां लगा क्षेत्र का, राजस्थान, मध्य प्रदेश, और ये नीचे महाराष्ट्र, एमएच, इस वाले क्षेत्र में संस्कृति विकसित हुई, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। तो तीन संस्कृति से संबंधित है त्राम पाषाण काल में। एक आहार संस्कृति, आहार संस्कृति, मालवा संस्कृति, आहार मालवा और जोरवे। तो पूछा जोरवे संस्कृति का संबंध किस काल से है? त्राम पाषाण काल से। मालवा का त्राम पाषाण से, आहार कहां से? जोरवे संस्कृति। भाई ये पता आपको तीनों संस्कृति है, ये त्राम पाषाण काल संबंधित है। और आहार कहां पर थी? राजस्थान में। ये भी याद रहे, फिलहाल जो राजस्थान वर्तमान में आहार संस्कृति का संबंध किस राज्य से है? राजस्थान, मालवा का एमपी और जोरवे का महाराष्ट्र जो एमएच है। आहार और मालवा और जोरवे। आहार को बनास संस्कृति कहते हैं, बनास, बनास संस्कृति, ये नाम इसी का है। यहाँ संबंधित स्थल है आहार, एक को जिसका नाम पर नाम पड़ा है आहार स्थल है, एक बालाथल है, बालाथल, गिलुंद है, गिलुंद। आहार को त्रामवती भी कहा गया है, यहाँ से तांबा मिला बड़ी मात्रा में, आहार को त्रामवती कहा गया। पूछे आपसे त्राम पाषाण काल के किस स्थल को त्रामवती कहा गया? वो आहार त्रामवती। और गिलुंद से पक्की ईंट के साक्ष्य मिले, गिलुंद, पक्की ईंट के साक्ष्य मिले। और मालवा संस्कृति, इससे संबंधित स्थल है मध्य प्रदेश में है, कायथा, एरन, यह है कायथा, एरन, नावदा टोली, नावदा टोली, कायथा, एरन, नावदा टोली मालवा संस्कृति से है। और जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र में है। इससे संबंधित स्थल है इनाम गांव, इनाम गांव से मार्त देवी की मूर्ति मिली है। तो पूछा आपसे किस हड़प्पाई स्थल से मार्त देवी की मूर्ति मिली, तो सवाल अलग है, वो किस त्राम पाषाण स्थल से मार्त देवी मूर्ति मिली। और आप बता रहे वहां पर मोहनजोदड़ो बता रहे कभी आप, वो नहीं, वो हड़प्पा स्थल है। इनाम गांव, ये त्राम पाषाण पूछा था, इनाम गांव में है माता देवी की मूर्ति। दैमाबाद, ये पूछा कि इनमें से कौन सा स्थल त्राम पाषाण हड़प्पा संस्कृति दोनों संबंधित है, तो दैमाबाद। हड़प्पा का सबसे दक्षिणी स्थल है दैमाबाद, इनाम गांव दैमाबाद जो महाराष्ट्र से संबंधित स्थल है। जोरवे संस्कृति में आएंगे, इनाम गांव दैमाबाद, एक जोरवे है, जोरवे नाम से भी ये नाम पर ही पड़ा, जोरवे, नेवासा है, नेवासा, नावदा टोली, यहां से अनाज के साक्ष्य मिले, नावदा टोली से अनाज के साक्ष्य मिले, नावदा टोली से अनाज के साक्ष्य मिले। इसके अलावा जोरवे से विशेषता है जोरवे की, कि जोरवे से, जोरवे में विशेषता ये थी, जो मृतक व्यक्ति है उसके पैर का निचला हिस्सा काट देते थे, जो पैर बोलते हो, जो पांव है आपका निचला वाला हिस्सा, जो पंजा होता है पैर, तो मृतक के पैर का निचला हिस्सा काट देते थे ताकि वो भूत ना बन सके। पैर घूम जाते भूत के, ये सुना आपने बचपन में, जब देखते कि बचपन में भाई कोई डराता था तो पहले पैर देखते थे, पीछे पैर घूमे हुए, ये पैर सीधे हैं उसके तो वो आदमी है, पैर घूमे हो तो भूत है। तो इनमें अंधविश्वास था कि ये मृतक को पैर के वो निचला हिस्सा काट कर तब दफनाते थे। तो ये अंधविश्वास का प्रमाण है इनके, मृतक के
पैर का निचला हिस्सा काट के दफना देते हैं जोरवे में। तो भी याद रखना आपको। वो गीले दुम में पक्की ईंट के साक्ष्य मिले हैं और आहार को त्रामवती कहा है, तांबा अधिक मिलने के कारण। भाई यहाँ तक कोई डाउट किसी को? मैं एक बार पूरा खुद रिवाइज कर दूं, तो पूछता हूँ आपसे। एक दो बार तो नोट कर लो आप इसमें। भाई हमने लिखवाई दे तो करे जी। ठीक है, आ ही गया तो मानुष कुत्ते ने ये लिख लिया आपने ना। मेरी क्लास नहीं चल रही। अच्छा, स्क्रीन ब्लैक होगी सबकी, स्क्रीन ब्लैक होगी सबकी ना, वो बता रहे हैं। अब दिख रही है। अब कई बार हो जाता है बीच में ना, नेटवर्क की वजह से। और वो ठीक है, उनका कुछ हो गया ऑपरेशन। फिर दोबारा समझ एक बार। ताम्रपाषाण काल, तांबे और पत्थर काल। जिस काल में तांबे और पत्थर का प्रयोग किया, ताम्रपाषाण काल नाम दिया से। तो इसका संबंध कहाँ से है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से। तीन संस्कृति, आहार संस्कृति या बनास संस्कृति। आहार, बनास, मालवा और जोरवे। आहार राजस्थान में, मालवा मध्य प्रदेश में, जोरवे महाराष्ट्र में। आहार बालाथल इस संबंध, ये तो आहार ही है। बालाथल गिलुंद है। आहार को त्रावती कहा गया है और गिलंद में पक्की ईंटों के साक्ष्य मिले। पायथा, एरन, नावदा टोली, ये है मालवा संस्कृति। पूछ लिया कि नावदा टोली स्थल का संबंध किस संस्कृति से है, तो मालवा संस्कृति। मालवा का ही एक स्थान मालवा भी है, और कहां पर? मध्य प्रदेश में। नावदा टोली से अनाज के साक्ष्य मिले उस समय। त्रामपाषाण, किस त्रामपाषाण स्थल से इनाम गांव पड़ता माता देवी की मूर्ति? तो इनाम हुआ महाराष्ट्र में, दयामाबाद महाराष्ट्र में, जोरवे। जोरवे से मिली विशेषता है कि जो मृतक है उसके पैर का निचला हिस्सा काट कर दफनाया जाता था ताकि वो भूत ना बन सके। ये इनके अंधविश्वास का प्रमाण है। त्रामपाषाण काल। भाई यहाँ तक कोई डाउट? अभी नेटवर्क की दिक्कत हो सकती है उनके आना। कुछ बच्चे परेशान हो रहे होंगे आज यूट्यूब पे क्लास। इसमें फिर यही क्लास डाल देंगे उसमें यूट्यूब पे, या फिर एक खोल लेनी पड़ेगी परसों वाली क्लास पे ले लें यूट्यूब पे। तो समझ लिया आपने कि कृषक ग्रामीण संस्कृति है। और फिर ये सभ्यता दिखाई देगी आपको, हड़प्पा सभ्यता, जो शहरी सभ्यता है। सभ्यता इसलिए जोड़ा, शहरी सभ्यता, ये सब कृषक ग्रामीण संस्कृति तो देखी हमने। तो एक क्रमिक विकास हुआ। पहले ग्रामीण संस्कृतियां मौजूद थी, ऐसा नहीं हड़प्पा सभ्यता अचानक से आ गई हमारे यहाँ। पहले त्राम देखी आपने, तो त्राम जहाँ है उसके पश्चिम क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता विकास होता है। ऐसा नहीं त्राम समाप्त हुई फिर हड़प्पा आई, ऐसा कुछ नहीं। त्राम का क्षेत्र ही है, और लगभग इसी क्षेत्र में इसके ही पीरियड में ही हड़प्पा सभ्यता विकास हुआ भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। हड़प्पा सभ्यता। अब लिखो अगला हेडिंग, हड़प्पा। हड़प्पा संस्कृति या हड़प्पा काल, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा संस्कृति। हेडिंग हमने क्या लिखा उसमें? हड़प्पा संस्कृति लिखा उसमें हमने, जो मैं सिलेबस बता देना आपको ना शुरुआत में। हड़प्पा सभ्यता। अब पढ़ेंगे हम हड़प्पा सभ्यता। क्या क्या पढ़ लिया हमने? इतिहास पढ़ा हमने, इतिहास क्या है, इतिहास पुनर्निर्माण के स्रोत पढ़े हमने, साहित्य पुरातात्विक सब याद कर लिया आपने, ये पूछूंगा आपसे मैं। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा? हाँ, देशी विदेश सब पढ़ लिया हमने। और फिर हमने पढ़ा अगला चैप्टर,
काल विभाजन, प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक पढ़ा हमने, पाषाण काल पढ़ा, उसमें उपकरण पढ़े हमने, चॉपर, चॉपिंग, हैंड एक्स। और फिर हमने पढ़ा मध्य पाषाण काल, विशेषता है उसकी, नवपाषाण काल, विशेषता है उसकी। ये प्राग और आद्य पढ़ लिया हमने, आद्य ऐतिहासिक काल। और अब प्राग, वो हमने प्राग पढ़ दिया पूरा, जो मध्य पाषाण, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण। फिर अब हम आए आद्य ऐतिहासिक काल में। आद्य में हमने पढ़ लिया त्राम पाषाण काल। अब हम पढ़ेंगे आद्य में ही सिंधु सभ्यता। भाई याद आ रहा है आपको, हमने बांटा था पहले शोध कालों में, प्राग में, प्राग ऐतिहासिक और आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक। और प्राग में हमने पहले क्या पढ़ा, इसे बांटा हमने, इसे पाषाण काल और पूरा पाषाण, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। ये हमने तीनों खत्म कर दिए, पूरा, मध्य, नव। इनकी विशेषता सब याद कर लिया आपने ना, यहाँ तक पूरा हो गया। फिर आधे में था त्राम पाषाण काल, ये पढ़ दिया हमने। इसमें सिंधु सभ्यता है, यहाँ पहुंचे हम आद्य ऐतिहासिक काल, सिंधु सभ्यता पढ़ने वाले हम। तो यहाँ तक डाउट किसी को? त्राम पाषाण काल का भाग भैया नवपाषाण का। त्राम पाषाण में देखो, नवपाषाण काल का समय है लगभग 6000 3000 बीसी, और नवपाषाण के बाद ही ये है 6000 बीसी से लेकर 3000 बीसी, ये है नवपाषाण काल आपका। यहाँ तक ये नवपाषाण है, प्राग ऐतिहासिक इसका, जो प्राग का भाग है ये। और ये है इसका तांबा, यहाँ पे आ गया था। धातु का आविष्कार, मतलब धातु यूज करने लगा मानो, पर धातु बड़े बड़ी मात्रा में नहीं हुआ यूज, वो यहाँ पर दिखा दे रही है, आद्य इसमें धातु का प्रयोग हुआ। तो धातु काल भी कहा, इसके बाद है आद्य काल। त्राम पाषाण इसमें रखा हमने, इसमें नौ पाषाण से अलग है। नौ पाषाण है 6000 बीसी से लेकर 3000 बीसी, तो इसके बाद ही सिंधु सभ्यता है। 3000 बीसी के बाद सिंधु सभ्यता यहाँ पर आद्य काल में। ये धातु काल, सिंधु सभ्यता, त्राम पाषाण काल भारत है। तो आपने ये पढ़ा यहाँ पर मध्य प्रदेश, राजस्थान, यहाँ पर ये त्राम पाषाण, और लगभग उसी पीरियड में कुछ समय यहाँ पर दिखाई देते हैं हमें इस क्षेत्र में सिंधु सभ्यता। इससे ग्रामीण संस्कृति विकास हुआ धीरे धीरे सिंधु सभ्यता का। तो त्राम पाषाण का भाग है या नौ पाषाण का? त्राम पाषाण, नौ पाषाण मतलब ही नहीं होता, नौ पाषाण से अलग है। ये सब नई जो अवधारणाएं बता रही कि सिंधु सभ्यता 8000 साल पुरानी है, तो फिर अवधारणाएं बदलेंगी, नए नए मत आएंगे। भी अभी रिसर्च में आया कि 8000 साल पुरानी सिंधु सभ्यता थी, वो इतनी पुरानी थी। हो सकता है कि भाई जो सर्च की वो गाँव की पहले, वो खोज बाद में हुई। जैसे महाराष्ट्र की खोज बाद में, मुंबई शहर के आज, और पहले गाँव खोजे जाए, बाद में अगर सभ्यता ऐसा हो तो वो हो सकता है कि बाद में नई चीजें सामने आए। अभी नौ पाषाण से मतलब उसका त्राम पाषाण काल का कह सकते हो। त्राम पाषाण काल और नौ, ये सिंधु सभ्यता। नौ पाषाण है प्राग का भाग। अब हम पहुंचे आद्य पे, आद्य काल पे, और हमने त्राम पाषाण पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे हम हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता वो सिंधु सभ्यता, इसका समय लगभग 2350 से 1750, कहीं कि 2500 लिखा हुआ है बीसी, दोनों बीसी, 2350 बीसी से 1750 बीसी। हड़प्पा काल, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि सबसे पहले जो स्थल खोजा गया वो हड़प्पा था। सबसे पहला स्थल हड़प्पा। दयाराम साहनी ने पाकिस्तान में रावी नदी के तट पर हड़प्पा की खोज की। सबसे पहला स्थल हड़प्पा, इससे नाम पड़ गया हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। क्यों कहा गया? क्योंकि इसके अधिकतर स्थल सिंधु नदी के किनारे मिले, तो सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। बाद में खोज और स्थल होगी, जो शुरुआती स्थल मिले सब सिंधु घाटी के किनारे थे, तो कहा सिंधु घाटी सभ्यता है। अगर बाद में पता लगा कि लोग नहीं कह पाते इस चीज को, तो नाम पड़ेगा सिंधु घाटी सभ्यता। इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा, कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया। देखो इनके पास तांबा था पहले, तांबा आविष्कार हो चुका है, तांबे खोज हो चुकी है, तांबा है, और तांबे में टीन मिला है, टीन मिल गया है, टीन। तांबे में टीन मिलान से मिलता है क्या? कांसा। वो इस समय कांसे के उपकरण दिखाई देते हैं, कांसे की बनी चीजें दिखाई देती हैं, तो कांस्य युगीन सभ्यता कहा। कांसे का बड़ी मात्रा प्रयोग हुआ इस काल में, तो कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया। सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया, हड़प्पा सभ्यता कहा गया। इस सभ्यता को समय क्या? 2350 से 1750। सिंधु सभ्यता
का विस्तार अगर भौगोलिक की बात करूं मैं तो 3 देशों में मिलता है। कहाँ कहाँ? भारत, फिलहाल वर्तमान पाकिस्तान और अफगानिस्तान। भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, और भारत में लगभग 7 राज्य हैं, जिनमें जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, यूपी है, और यूपी के अलावा और कौन है? कितने हो गए? 7 हो गए। राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी, पंजाब, जम्मू कश्मीर, गुजरात। हाँ, ये 6-7 राज्य हैं। हरियाणा है। ये 7-8 राज्य भारत में, 6 राज्य हैं। ये भारत के हैं, बाकी पाकिस्तान के हैं, सिंध प्रांत और जो पश्चिम पंजाब है, अफगानिस्तान में है, सोरतू खई मंडीमक। तो 3 देशों में फैली हुई सभ्यता है भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में। इसका सबसे जो भौगोलिक विस्तार है, बात करें अगर हम इसकी भौगोलिक विस्तार, कहाँ कहाँ फैली हुई है? भाई जो पीरी में पूछी जाने वाली बातें सब बोर्ड में बता दे रहे, याद करवा दे रहे हैं, वो साथ साथ नोट करते रहे अपना। और बाकी फिर नोट चाहिए तो हम भेज देंगे और पीडीएफ आपको। ये साथ साथ नोट करना है जो लिख रहा हूँ बोर्ड में, मैं चीजें जब बता रहा हूँ बोल रहा हूँ तो लिख लेनी है आपको तुरंत वो बात अपने शब्दों में। बाकी नोट्स दे देंगे हम आपको। भूगोल की विस्तार, अभी उद्देश्य क्या है हमारा? पीढ़ी निकालना पहले ना। इसका भौगोलिक विस्तार है, ये सभ्यता उत्तर में, मांडा सबसे उत्तरी स्थल है मांडा इसका। ये पड़ता है जम्मू कश्मीर में। वो चिनाब नदी के किनारे है, चिनाब नदी, ये ऊपर उत्तर है। और सबसे दक्षिण में क्या है? दैमाबाद। दैमाबाद कहां पर है? महाराष्ट्र में। और ये गोदावरी नदी, वैसे नदी है परवरा नदी, परवरा गोदावरी सहायक नदी है, उसके किनारे है गोदावरी। वो भी लिख लेना, कभी ज्यादा डीप नहीं पा जाए अगर वो। परवरा नदी, दैमाबाद, गोदावरी, परवरा नदी। और सबसे पूर्वी जो स्थल है सिंधु सभ्यता का, वो है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर ये कहां पड़ता है? यूपी में। तो हिंडन नदी किनारे, हिंडन नदी अभी भी है, पानी कम है इसमें बस। और इधर सबसे ये सुत कांगेडोर, ये सुर कोटडा अलग है, वो गुजरात में हमारे। ये सुत कांगेडोर है, पाकिस्तान में, पाकिस्तान में है। और दास्क नदी। सिंधु सभ्यता लगभग त्रिभुजाकार आकृति में 13 लाख वर्ग किलोमीटर फैली हुई, 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में। और आकृति कैसी? त्रिभुजाकार। ये आकृति पूछने के बाद त्रिभुजाकार में। हाँ, हरियाणा से बताया गौरव ने। तो यहां तक देखो, डाउट किसी को ना? इस माइक ने धोखा दे दिया आज। तो सिंधु सभ्यता का उत्तरी विस्तार, सबसे उत्तरी स्थल है जो मांडा, जम्मू कश्मीर, चिनाब नदी। सबसे दक्षिण दैमाबाद, महाराष्ट्र, परवरा, गोदावरी। सबसे पूर्वी बिंदु आलमगीरपुर, हिंद नदी यूपी में। और सबसे पश्चिमी सुत कांगेडोर, पाकिस्तान में, दास नदी। लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर फैली है और त्रिभुजाकार आकृति है। 3 देश है, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। ये जो प्रमुख देश है इससे। फिर भारत में है, भारत में कहाँ कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर है, जहाँ मांडा है। इसके अलावा
जो आपका पंजाब है, पूर्वी पंजाब है वाला, बारा, संघोर, ये सब स्थल ही पर पंजाब में ही। और क्या, राजस्थान है, कालीबंगा। और क्या भारत में राजस्थान के अलावा? हरियाणा, हरियाणा। और गुजरात, धौलीवारा गुजरात में, कोरडाएं। और महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में दयामाबाद। और यूपी, यूपी जैसे आलमगीरपुर है, सनोली, हुलास। ये पूछे सनोली कहाँ पर है? सनोली जो हड़प्पा स्थल है, सनोली, हुलास, यूपी वाले। ये यूपी पीछे से पूछता है ना, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, हुलास, और क्या, सनोली। ये यूपी के स्थल है। इसके अलावा पाकिस्तान के बाद हमारा बचा कोई इधर? ये 6-7 राज्य। तीन अक्षर याद रखना, तीन स्थल इसके। अफगानिस्तान में, जो पाकिस्तान के पढ़ेंगे, अफगानिस्तान में तीन है। अफगानिस्तान, सोरतुघई, सोरतुघई, मंडीमक, मंडीमक, और बदख्शां, बदख्शां। जो लाजवर्द की प्राप्ति यहीं से करते थे सिंधुवासी, लाजवर्द की प्राप्ति। जैसे तांबा इन्हें अधिकतर प्राप्त किया कहां से? इन्होंने गणेश्वर, यहाँ पड़ती जगह राजस्थान में गणेश्वर। तांबे की प्राप्ति यहां से करते थे, गणेश्वर से। गणेश्वर राजस्थान में पड़ता है आपके। बाकी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो, चुहंदड़ो, आमरी, और दीजी, ये सब है। तो लिखना तो लिख लो स्थलों का, मैं बोल देता हूँ आपको। पहले लिख लिया आपने, अफगानिस्तान में कौन कौन है? सोतुगई, मंडीमक, बदख्शां। और लाजवर्द की प्राप्ति यहीं से करते थे। लाजवर्द पत्थर है, इसकी प्राप्ति कहां से होती थी? बदख्शां से। लिखो पाकिस्तान के, आप दो लिख लो, सिंध लिखो, पाकिस्तान, और दो लिखना वो सिंध पाकिस्तान के, पाकिस्तान। उसका प्रांत है सिंध प्रांत है। सिंध में कौन कौन स्थल है? मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, चुहंदड़ो, मोहनजोदड़ो, चुहंदड़ो, आमरी, और कोट दीजी। मोहनजोदड़ो, मोहन जोदड़ो, इसमें फिल्म भी से मोहनजोदड़ो नाम से ही, मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो, आमरी, और कोट दीजी। ये कहां पड़ते हैं? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। मोहनजोदड़ो, कोट। और ध्यान रखना, ये सब सिंधु नदी किनारे, ये एक शब्द सभी, मोहनजोदड़ो, चौंदड़ो, ओमरी, कोट, सिंधु नदी किनारे है सभी। मोहनजोदड़ो तो याद रखना, मोहन और चौंदड़ो दोनों सिंधु नदी किनारे हैं। पूछता क्या नदी भी सिंधु नदी किनारे हैं। और जो पश्चिमी पंजाब, हड़प्पा पड़ता है पंजाब में, उसके, पाकिस्तान के, जो पश्चिमी पंजाब है, भैया भारत, और ये इधर पाकिस्तान है आपके इधर ही। इधर पूर्वी पंजाब हमारा वाला, पश्चिम पंजाब इनका है। तो यहाँ पड़ता है हड़प्पा। हड़प्पा रावी नदी किनारे है, और ये सिंधु। तो यह भौगोलिक जानकारी इसके बारे में। भारत वाले लिख लो स्थल, जो भारत में स्थल है इसके, ये भी लिख लो।
भाई राजस्थान में जम्मू कश्मीर, यहाँ लिख लो मांडा, ये लिख लिया आपने ऊपर, मांडा मिला यहाँ से। और जैसे आपसे पूछे कि जो बुर्ज होम है, बुर्ज होम का संबंध किस काल की संस्कृति से है? हड़प्पा कालीन, नवपाषाण कालीन, त्रांपाषाण कालीन, तो क्या बताऊंगा आप, कि हमें याद नहीं। वे बुर्ज होम का संबंध बुर्ज होम से क्या मिला है? मानव के साथ कुत्ते दफन साक्ष्य मिले। तो बुर्ज होम का संबंध नवपाषाण से है, गुफर काल संबंध नवपाषाण से है। इनाम गांव का संबंध त्रांपाषाण से है। जमाबाद दोनों संबंधित थे, तो ये याद रखना है अपना। अभी 9 बता, चित्रांकन प्रभावी से। तो ये कौन कौन से स्थल में, यहाँ ये हो गया जम उसमें मांडा, फिर क्या दूसरा, पंजाब, पंजाब में लिख लो आप रोपड़, रोपड़ स्थल यहीं का है, सिंधु सभ्यता और पंजाब में रहे। रोपड़, बारा, बारा, रोपड़, बारा, रोपड़, बारा, संघोत, गनेरी वाला, गनेरी वाला, गनेरी वाला, ये पंजाब में है। फिर इसके बाद राजस्थान में कालीबंगा, बालाथल, गणेश्वर, कालीबंगा। और जो बालाथल वहां भी आते सर, इसमें त्रांपाषाण में भी जो आहार संस्कृति थी, बालाथल और गणेश्वर, ये गणेश्वर। कालीबंगा, कालीबंगा पूछा के बार, राजस्थान में कालीबंगा, बालाथल और गणेश्वर। गणेश्वर से तांबा की प्राप्ति करते हैं, लिख लेना ब्रैकेट में कहीं भी, वही गणेश्वर की, यहाँ से तांबे की प्राप्ति होती थी इन्हें, सिंधु वासियों को, तांबा धातु। और फिर है हरियाणा, हरियाणा में है बनावली, बनावली, मिंथाथल, मिंथाथल और बालू। बालू से लहसुन का पहला साक्ष्य मिला है। लहसुन जो खाते हो आप खाने में, आप लहसुन के प्रथम साक्ष्य कहते हैं हरियाणा के बालू से मिले, बालू से। और फिर है गुजरात, धोलीवीरा, गुजरात से धोलावीरा, धोलावीरा, लोथल, 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 रंगपुर, लोथल, रंगपुर, सुरकोटड़ा, सुरकोटड़ा, देसलपुर, देसलपुर, देसल, देसलपुर, सुरकोटड़ा, सुरकोटड़ा, धोलावीरा लिख लिया आपने, लोथल, रंगपुर, रोजदी, भगत राव, रोजदी, रोजदी, भगत राव, ये सब गुजरात में है। भाई धोलावीरा पता हो आपको, जो महत्वपूर्ण है तो पता ही हो, बाकी पे एक बार नजर तो लगी हो आपकी। लोथल भी पता ही होना चाहिए आपको, गुजरात में पड़ता है, कठियावाड़ प्रांत है जिसका। हरियाणा लिख लिया हमने। और महाराष्ट्र में दैमाबाद, ठीक है, महाराष्ट्र दैमाबाद। और यूपी में आलमगीरपुर, उल्लास, सोनोली। आलमगीरपुर, सोनोली, उल्लास। तो क्या पढ़ा हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हड़प्पा सभ्यता का जो एक टाइम पीरियड जो सभी ने माना लगभग
2350 से 1750। इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु नदी किनारे होने के कारण। हड़प्पा सभ्यता पहला स्थल, हड़प्पा सभ्यता। और बाकी हमने पढ़ा सब भूगोल के विस्तार। 3 देशों में, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। उत्तर में मांडा, जम्मू कश्मीर, चिनाब नदी। देमाबाद, दक्षिण में देमाबाद और महाराष्ट्र, परबरा, गोदावरी, जो भी ऑप्शन दे वो। आलमगीरपुर यूपी पूरब में, और ये आपका क्या है, यूपी हिंड नदी। और इधर सुतकांगेड़ और दास नदी बलूचिस्तान में, इधर पाकिस्तान मतलब। और फिर इसके बाद तो सबसे पहले सिंधु सभ्यता के बारे में बताया 1824 में चार्ल्स मेसन ने। चार्ल्स मेसन ने 1824 से पहले पता लगाया, और ये बात सामने 1842 में किताब लिखी उन्होंने अपनी, उसमें सबसे पहले 1824 में इन्होंने पता लगाया इसके बारे में, सभ्यता के बारे में। 1842 में किताब लिखी इन्होंने अपनी, तो ये बात सामने आई। इसके बाद पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, पुरातत्व जो विभाग होता है, सर्वेक्षण विभाग के प्रमुख है जॉन मार्शल। जॉन मार्शल ये हेड है इसके। और जॉन मार्शल के नेतृत्व में 2 आदमी, दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी, जो ममता बनर्जी। दयाराम साहनी ने खोज की हड़प्पा की। पहला स्थल था हड़प्पा 1921 में। 1921 में हड़प्पा की खोज की, और ये हड़प्पा कहाँ है, रावी नदी किनारे। 1921 में हड़प्पा खोज रावी नदी किनारे, दयाराम साहनी ने, इससे नाम पड़ेगा हड़प्पा सभ्यता। राखल दास ने की 1922 में किसी मोहनजोदड़ो, और किसके, सिंधु नदी किनारे। मोहनजोदड़ो से बड़ी मात्रा में मृतक मिले हैं, जो वो मिले हैं उसके अवशेष मिले हैं। मृतकों पर टीला भी कहा गया मोहनजोदड़ो। वो पढ़ेंगे हम कहां से क्या मिला बाद में। मोहनजोदड़ो भाई 1800 है, 1900 नहीं, 1824, 1921 है, 1922, 1900 में नहीं है, ये 1800 में है। ये जो डेट है बाद में ये वाली, अच्छा वो 1826 होगा, 1826 ना, 1900 नहीं है भाई, 1800 है, 1826 है ना, 24-26। और बैच में किताब लिखी जब सामने आई, ठीक है, 1826 में चार्ल्स मेसन है, सबसे पहले जानकारी इस बारे में। जब 42 में, मतलब खोजी 26 में उन्होंने, पता लगा बताते हैं, जब 42 पुस्तक लिखी, जब ये बात सामने आई थी चार्ल्स मेसन की। और इसकी विशेषता पढ़ते हैं इसकी, सिंधु सभ्यता की। फिर हमें लिखने इसमें स्थल कहां से क्या मिला है वो सब याद हो आपके, जैसे कांसे की नृत्य की मूर्ति कहां से मिली, घोड़े की हड्डी साक्ष्य कहां से मिले हैं, चावल की भूसी साक्ष्य कहां से मिले हैं, कौन किस नदी किनारे, ये सब रटने वाली चीज इसमें, ये सब पढ़ने में। जो सिंधु सभ्यता विशेषता, सिंधु सभ्यता की विशेषताएं अभी पढ़े मैंने, भूगोल की विशेषताएं, भूगोल कहां पढ़े, सिंधु सभ्यता की नगरीय विशेषताएं। ऐसी सभ्यता क्यों कहा, नगरीय विशेषताएं या नगरीय कहा जो है ना, ये पहली बार दिखाई दे रही है हमें नगरीय सभ्यता प्राचीन समय में। सिंधु सभ्यता नगरीय विशेषताएं, तो जो सिंधु सभ्यता में जो शहर बसे हुए थे इनके, वो 2 भागों में बटे हुए थे, जैसे पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग। जो पश्चिमी भाग था, पश्चिमी हिस्सा था, वो ऊंचा होता था, ऊंचा, और चारों ओर से दीवार से घिरा हुआ था, दुर्ग बना हुआ चारों ओर के सुरक्षा के लिए, ये ऊंचे भाग होता था। और दुर्ग से बना चारों किला होता है इसके चारों ओर सुरक्षा के लिए। इसमें रहता था शासक वर्ग, जो राजा है या जो बड़े अधिकारी वो रहते होंगे इसमें, शासक वर्ग। पूर्वी भाग नीचा होता था, निचला स्थान,
इधर कौन रहता था? आमजन, आम आदमी, आमजन इधर निवास करता था। और ये निचला स्थान था, और इधर कोई बाहरी दीवार नहीं थी, सुरक्षा दीवार नहीं थी पूर्वी भाग में। तो दो भागों में बटे सब शहर, एक मात्र एक शहर है धोलावीरा, जहां मध्यम भी मिलता है या दक्षिण में आवास मिलते हैं। धोलावीरा में जैसे यहाँ पर आवास मिलते हैं, ये ऊंचे हिस्से पर है, इधर मिलते हैं आवास, और ये मध्यम में मिले हैं धोलावीरा में। अपवाद पूछता है धोलावीरा, गुजरात में पड़ता है, जहां पर कच्छ का रण है, वहां पर धोलावीरा में, जहां मध्यम आवास मिले, मध्यमा या कहीं मध्यम, इनकी भी मध्यम कह रहा हूं, या दक्षिण में, मध्यमा या दक्षिण कह लो साहब। सिंधु सभ्यता का नगर नियोजन इस प्रकार का था। नगर दो भागों बटे, पश्चिम पूरब भाग में। शायद इसलिए रखा हो पश्चिम में उच्च वर्ग, एक तो इसलिए कि पश्चिम में क्यों रखा? अब जो सिंधु सभ्यता जो स्थल है वो पश्चिम में, वो कहाँ पड़ता है? वहां पछुआ पौने चलती है। अगर वहां पछुआ हवा से जाएगी इधर में बहती, तो ये उच्च लोग हैं, इनकी हवा से कोई दिक्कत नहीं। अगर हवा से चलती पूर्व से पश्चिम की ओर, तो उस टाइम ये लोग यहाँ से गंदगी उड़ कर आए, गंदगी हवा, राजा लोग इन तक पहुंचे, इसलिए इन्होंने इधर बसाओ अपने आपको। कि हवा पछुआ चलती है, पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है, तो वो इधर जाएगी। इनकी सोच ऐसी रही होगी, पश्चिम में ऊंचा होता था, पश्चिम में बना ऊंचा इन्होंने। जो शासक वर्ग है, उच्च वर्ग है, वो पश्चिम में रहता था, और कोई पछुआ पौने चलते हैं यहाँ पर, और ये पूर्व वर्ग में। फिर जो है सड़कें यहाँ पर, इस हिंदू सभ्यता नगरीय सभ्यता क्यों कहा? सड़कें संपूर्ण को काटती थी, सड़कें ग्रिड प्रणाली पर आधारित थी। ग्रिड प्रणाली संपूर्ण पर, सड़क जाती है ऐसे ऐसे, संपूर्ण ऐसे मिलती थी, मुख्य सड़क से आकर, ये गली वाली सड़कें जो मेन सड़क है, तो ग्रिड बन जाएगा इसमें, ऐसी सड़क जारी करिए, ये बन गया ग्रिड। तो ग्रिड प्रणाली पर आधारित थी सड़कें, नालियां ढकी हुई थी, नालियां ढकी हुई हैं, और पेयजल स्रोतों से दूर है, ताकि पीने का पानी बेकार ना हो, तो आज भी करते हो आप। सड़कें कैसी थी? कच्ची होती थी। इसका अपवाद है बस मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में सड़कें पक्की थी। भाई कैसा? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, इसके दो जुड़वा शहर भी कहा इन्हें, दो जुड़वा राजधानी भी कहा, प्रमुख शहर थे, जैसे दिल्ली और मुंबई आज हमारे। तो यहाँ पर केवल मोहनजोदड़ो मिली पक्की सड़क, के साक्ष्य कहां से मिले? तो अपवाद पूछते हैं कि भाई मोहन जो सिंधु सभ्यता में सड़कें कच्ची मिलती थी, पर एकमात्र स्थान जहां से पक्की सड़क के साक्ष्य मिले, तो मोहनजोदड़ो। यहाँ बड़ा शहर होगा तो सड़क पक्की बनाई होगी मोहनजोदड़ो में। इसके अलावा जो मकान होते थे वो कच्ची पक्की ईंटों से बने होते थे। पक्की ईंट ईंट जो पकाई हुई, कच्ची ईंटों के साक्ष्य कहाँ मिले? रंगपुर से, कालीबंगा से, वहां कच्ची ईंटों से मिले, कालीबंगा रंगपुर से। फिर जो सड़कें हैं, जैसे सड़क है और ये मकान है आपका, तो आप सड़क इधर खोलते दरवाजा अपना ना, सड़क की तरफ ही, और इनके मकान के दरवाजे अंदर के खुले होते थे, सड़क की ओर ना होकर अंदर की ओर। ये शायद इसलिए ताक झाक से बचने के लिए, कोई यहाँ ज्यादा ताक झाक करेगा, या धूल मिट्टी से बचने के लिए, या दुर्घटना से बचने के लिए। ये बच्चा एकदम बाहर निकल के भाग गया, रोड पे गाड़ी आ रही, कुछ आ रहा सामान, अगर इसलिए बनाए उन्होंने। तो इनके जो मकान होते थे वो अंदर की ओर होते थे, गली के बाहर नहीं खुलते थे सिंधु सभ्यता में। इसका अपवाद है बस एक, लोथल। लोथल में घरों के दरवाजे मेन सड़क की ओर खुलते थे। इसका कारण रहा होगा क्योंकि लोथल है बंदरगाह, लोथल गुजरात में था। गुजरात देखो अगर आप चीजें समझ के याद करना आपको, लोथल यहाँ पर इधर कठियावाड़ में, और कौन सी नदी? भोगवा नदी किनारे, एक नदी भोगवा, लोथल भोगवा नदी किनारे था। लोथल में बंदरगाह साक्ष्य मिले हैं, तो लोथल में सामान आता होगा, यहाँ से ये व्यापार करते हो, जहाँ से जहाजों से माध्यम से लोथल में, और वो सामान लोथल में आना है यहाँ पर, फिर घरों में जाता होगा वो। फिर अगर घर के दरवाजे अंदर बाहर की ओर हो, अंदर की ओर हो, तो घूम के आना पड़ेगा, यहाँ से ऐसे गली में ऐसे जाना पड़ेगा। तो दरवाजे में सामान एकदम डालना है घर में, तो मेन दरवाजे कहाँ? सड़क की ओर है। तो एकमात्र स्थल जहां पर दरवाजे सड़क की ओर खुलते थे लोथल में। लोथल भोगवा नदी किनारे गुजरात में है, वरना सबके अंदर अंदर की ओर खुलते थे। और जल संरक्षण प्रणाली मिलती है सिंधु सभ्यता में, जल संरक्षण प्रणाली, जल को संरक्षित किया जाता था, जो आज भी करते हैं। उसके साक्ष्य पास मिले धोलावीरा से। धोलावीरा से, धोलावीरा गुजरात में, यहाँ धोलावीरा एकमात्र स्थल है सिंधु सभ्यता का भारत में स्थित है जो यूनेस्को की विश्व विरासत में सूची में शामिल हुआ है।
मैं दो स्थल शामिल करता हूँ, सांस्कृतिक प्राकृतिक। तो सांस्कृतिक में शामिल हुआ है धोलावीरा, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला स्थल है धोलावीरा। बाकी यहाँ से अलंकृत ईंट मिली है, ईंट सजी हुई। बस हमें याद रखना कहाँ से क्या मिला है, कौन किस नदी किनारे। इसमें मेंस में तो पार्ट है नहीं ये वाला। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? सिंधु सभ्यता पूरी याद कर देने आपको। सिंधु सभ्यता वैदिक काल, वैदिक में दो भाग पड़े, ऋग्वैदिक उत्तर वैदिक काल, और फिर बाद में आएंगे हम आगे महाजनपद काल। महाजनपद काल, बुद्ध काल, जहाँ बुद्ध महावीर पढ़ेंगे हम, और फिर मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, ये सब चीजें। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? तो ये पढ़िए नगरीय विशेषता में। अगर राजनीतिक विशेषता की बात करें इसके, राजनीतिक के अंदर राजा रुजा इनके बारे में, तो राजनीतिक विशेषता कोई प्रमाण मिले नहीं है राजा वाजा के। इतना प्रमाण लगाते हैं कि यहाँ पर वणिक वर्ग का शासन रहा होगा, वणिक वर्ग, व्यापारिक वर्ग, क्योंकि हमें इसमें कोई भी युद्ध के साक्ष्य मिले नहीं ऐसे ना। तो युद्ध नहीं होता, अगर क्षत्रिय हाथ में होता शासन तो युद्ध जरूर हुआ होता। क्षत्रिय मतलब गर्म खून माना जाता है, युद्ध पे विश्वास रखते हैं। और वणिक वर्ग जो व्यापारी वर्ग है, युद्ध पे कभी ध्यान नहीं देगा, युद्ध नहीं, लड़ाई नहीं करेगा, वो उससे व्यापार बाधित होगा। व्यापारी वर्ग कभी चाहे झगड़ा। तो ये ध्यान रखना, वणिक वर्ग का शासन हवा से अंदाजा लगा। कोई युद्ध के साक्ष्य मिले नहीं, सिवाय हड़प्पा से मिला, शायद 37 कब्रें मिली, जिन 837 कहा गया। तो इसमें अंदाज लगा कुछ नहीं कि भाई ये शायद युद्ध हुआ होगा, इतने सात लोग मरे होंगे। पर लेकिन ये सब अलग अलग टाइम के हैं, तो ये प्रमाण है नहीं पक्का से कुछ भी। तो वणिक वर्ग का शासन रहा होगा, और केंद्रीकृत शासन प्रणाली रही होगी। केंद्रीकृत शासन प्रणाली, ये कैसे पता लगाएंगे? तो एक तो जो मापतोल की प्रणाली है, वो पूरे हड़प्पाई में एक मिलती है, पूरे मापतोल प्रणाली में। तो सेंटर में एक ही राजा रहा हुआ, मापतोल के बाट वाट जो मिलोगे यहाँ से, वो एक ही मिली है। हड़प्पा सभ्यता इतनी बड़ी है, सब में एक ही मिली है। तो मापतोल की प्रणाली, मापतोल और नगर निर्माण की योजना मिली, जो जितने नगर मिले हों सब में वही मिला, पश्चिम पूर्वी दुर्ग सब में एक ही टाइप का मिला है। तो नगर निर्माण योजना है जो एक ही टाइप की है। तो इससे इतिहास का अंदाजा लगाया, यहाँ पर केंद्रीकृत शासन प्रणाली रही हुई, मापतोल प्रणाली और नगर निर्माण योजना का दर, और वणिक वर्ग का शासन रहा होगा, क्योंकि युद्ध के ऐसे प्रमाण मिले नहीं। शांत प्रिय लोग थे, युद्ध प्रिय नहीं थे। एक प्राचीन खत्म करना, फिर मध्यकालीन आधुनिक भारत में, और फिर अगला सब्जेक्ट। अब याद करते हो साथ साथ, फिर वही कि भाई ये मत छोड़ना, कोई अपनी रिवाइज के लिए रिवाइज करूंगा बात। 3 महीना टाइम लेट हुआ, लेट आप हो, हम नहीं। हाँ जुलाई में, देखो जुलाई में, भाई जुलाई में मान के चलो 3 महीने बिल्कुल आपके पास, बिल्कुल टाइम नहीं है आपके पास सोच के सुनना। और फिर कह रहा हूँ लेट आप हो, हम तो बहुत पहले से इंतजार कर रहे हैं आपका, आप ही लोग अब आए। लापरवाही की तो आप लोगों ने की है, तो इसलिए अभी से अभी याद करना आपको। ये मत सोचना पहले पढ़ दो फिर रिवाइज करूंगा, सब कुछ पक्का कर चलना भी सही। हम्म, हाँ पीडीएफ देंगे, पीडीएफ मिलेगी जो पुराने बच्चे लिखी उन्होंने, और जो नए बच्चे हैं वो पीडीएफ से लिख ले या रख ले नेट पर संभाल में। अब समय रहा भी नहीं भाई लिखवाए, अगर हम आपको तो टाइम लग जाए बहुत ज्यादा ना। लिखवा सकते हैं, बस हिस्ट्री हो पाएगा, हिस्ट्री में बहुत टाइम लगता है। तो आपने समझ लिया बोर्ड, फिर ये भी फायदा, अगर आप लिखवाते नहीं तो फिर ये भी आराम से समझा सकता है टीचर भी आपको ना, सारी बातें 2-2 बार 3-3 बार याद करवा सकते हैं।
और लिखवाना हो मुझे तो मैं एक ही बार बताऊँ फटाफट, लिखवा दूंगा आपको फटाफट, और टाइम लगेगा बहुत ज्यादा। हिस्ट्री बहुत लंबा भाई, विस्तार से करना अगर आपको। तो कापा करते हुए क्या है, ध्यान से पढ़ना, ध्यान से समझना, और फटाफट नोट कर लेना जो चीज जरूरी है, सब फटाफट नोट करते रहना, बाकी नोट्स मिल जाएंगे आपको। अब तो हाँ, इसको निकाल नोट्स अपना। ऐसे मोबाइल चलाते हो, मोबाइल नोट्स ही पढ़ते रहे। तन्नू, निम्मी, अखिल, अनिल, करिश्मा, निहारिका, सीमा, प्रशांत, दीक्षा, विजय, शेखर। तो हमने क्या क्या पढ़ा इसमें? इतिहास के पुनर्निर्माण के स्रोत और काल विभाजन, प्राग ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक काल। कि पराग में हमने पढ़ा क्या? पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण, नवपाषाण काल। आद्य में हमने पढ़ा त्रांपाषाण काल और सिंधु सभ्यता पढ़ रहे हैं। सिंधु सभ्यता में क्या पढ़ा हमने? भौगोल की विशेषताएं, राजनीतिक विशेषताएं और नगरीय विशेषताएं उसकी, ये पढ़ लिया हमने यहाँ पर। तो यहाँ तक